नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। सरकार ने बुधवार को इस साल के लिए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी बढ़ाने की घोषणा की है। इसने कहा है कि 2022-23 फसल वर्ष के लिए धान का एमएसपी 100 रुपये बढ़ाकर 2040 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। धान की ए ग्रेड किस्म का समर्थन मूल्य 1960 रुपये से बढ़ाकर 2060 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने 2022-23 फसल वर्ष के लिए सभी अनिवार्य खरीफ फसलों के लिए एमएसपी में वृद्धि को मंजूरी दी है। वहीं स्वराज इंडिया से जुड़े योगेंद्र यादव ने इसको लेकर कहा कि सरकारी अर्धसत्य का नमूना है कि धान की एमएसपी में पिछले 8 साल में एनडीए द्वारा बढ़ोतरी 50% की गई है, जबकि पूरा सच ये है कि धान की एमएसपी में उसके पिछले 8 साल में यूपीए ने 130% की बढ़ोतरी की थी। धान पर एमएसपी को 100 रुपये बढ़ाने को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि खरीफ की फसलों के एमएसपी में मामूली वृद्धि किसानों से धोखा है। टिकैत ने कहा कि धान के लिए मात्र 100 रुपये की वृद्धि मजाक है। तिलहन का किसान भी हताश है। भारतीय किसान यूनियन की पहले से ही मांग है कि C2+50 के फॉर्मूले से एमएसपी गारंटी कानून नहीं बनेगा, तब तक किसान तंगहाल ही रहेगा। भारत में कोरोना संक्रमण के मामलों में फिर से तेजी आ रही है। पिछले एक दिन में देश में कोरोना संक्रमण के 7,240 नए मामले सामने आए हैं। वहीं एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 32,498 हो चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की जानकारी के मुताबिक देश में कोरोना संक्रमण के कारण अभी तक 5,24,723 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली पुलिस ने बुधवार को 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। स्पेशल सेल की ओर से दर्ज की गई इस एफआईआर में बीजेपी के पूर्व नेता नवीन कुमार जिंदल, पत्रकार सबा नकवी, हिंदू महासभा की पदाधिकारी पूजा शकुन पांडे, राजस्थान के मौलाना मुफ्ती नदीम और पीस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता शादाब चौहान का नाम है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि इनके द्वारा की गई सोशल मीडिया पोस्ट के कारण 2 समुदायों के बीच मतभेद बढ़ सकते हैं और धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती हैं। एफआईआर में अब्दुल रहमान, गुलजार अंसारी और अनिल कुमार मीणा के नाम भी शामिल हैं। सबा नकवी ने कुछ दिन पहले ही ट्वीट कर कहा था कि वो कुछ वक्त के लिए सोशल मीडिया से दूर रहेंगी। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने एक और एफआईआर दर्ज की थी और उसमें बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा और कुछ अन्य सोशल मीडिया यूजर्स के नाम शामिल थे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता के द्वारा आपत्तिजनक टिप्पणी करने के कारण भारत को अंतर्राष्ट्रीय शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। ठाकरे ने औरंगाबाद में एक विशाल रैली को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा के एक प्रवक्ता ने पैगंबर साहब का अपमान किया। जैसे हमारे भगवान का अपमान नहीं किया जाना चाहिए, आप उनके भगवान का अपमान क्यों कर रहे हैं। ठाकरे ने कहा कि उस अपमान के बाद हमें मिडिल ईस्ट देशों के सामने घुटने टेकने पड़े हैं। ठाकरे ने कहा कि प्रधानमंत्री की तस्वीर कूड़ेदान पर बनाई गई, हम इस अपमान का सामना कर रहे हैं। महाराष्ट्र के सीएम ने कहा कि देश को माफ़ी क्यों मांगनी चाहिए जब भाजपा इस घटना के लिए जिम्मेदार है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कश्मीरी पंडितों को लेकर बीजेपी की सरकार को निशाने पर लिया। ठाकरे ने कहा कि कश्मीरी पंडितों के पास कश्मीर घाटी छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है और भाजपा चुप है। ठाकरे ने आगे कहा कि मैं उन लोगों को चुनौती देता हूं जिन्होंने हनुमान चालीसा का मुद्दा उठाया। अगर आप में हिम्मत है तो आपको कश्मीर जाना चाहिए और वहां हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। बीजेपी प्रवक्ताओं के द्वारा प्रॉफिट मोहम्मद साहब को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी पर हो रहे बवाल के बीच ईरान के विदेश मंत्री 3 दिवसीय यात्रा पर बुधवार को भारत पहुंचे हैं। बता दें, ईरान वो देश है जिसने इस मामले में भारतीय राजदूत को तलब करके अपना विरोध दर्ज कराया था। वहीं यात्रा के पहले दिन ही ईरानी विदेश मंत्री हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियन ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक दोनों नेताओं की शिष्टाचार भेंट थी। मालूम हो कि रूस और यूक्रेन युद्ध के कारण तेल की कीमतों में इजाफा आया है। हालांकि भारत अमेरिका की आपत्ति के बावजूद रूस से तेल खरीद रहा है। वहीं अमेरिका ने ईरान पर भी प्रतिबंध लगा रखे हैं, जिसके कारण भारत साल 2019 के बाद से ही ईरानी तेल आयात नहीं कर पा रहा है। हालांकि अब ये संभावनाएं जताई जा रही हैं कि भारत ईरान के मामले में भी अमेरिकी प्रतिबंधों को नजरअंदाज कर सकता है। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इस वीडियो में गांव में भीख मांग रहे मुस्लिम फकीरों से जय श्री राम बुलवाया गया और उन्हें आतंकवादी कहा गया। जब ये मुस्लिम फकीर गांव में घूम रहे थे तो उनसे उनका आधार कार्ड दिखाने के लिए भी कहा गया। ये घटना थाना खरगूपुर क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा खरगूपुर डिंगू में हुई है। गांव का एक शख्स मुस्लिम फकीरों से कहता है कि तुम लोग आतंकवादी हो। वो उनसे उनका नाम पूछता है और कहता है कि अपना आधार कार्ड दिखाओ। इसके बाद उनसे उठक बैठक करने और जय श्री राम का नारा लगाने के लिए कहा जाता है। तीनों मुस्लिम फकीर जय श्री राम का नारा लगाने को मजबूर हो जाते हैं। इन्हें धमकाने वाला ग्रामीण कहता है कि अगली बार बिना आधार कार्ड के गांव में मत घुसना। वो हाथ में मोटा डंडा लेकर इन्हें धमकाता है।
सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद कई लोगों ने गोंडा पुलिस को ट्वीट कर इस मामले में कार्रवाई करने की मांग की। इसके बाद क्षेत्राधिकारी सदर ने कहा कि मुस्लिम फकीरों के साथ अभद्रता करने के मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और एक शख्स को गिरफ्तार भी किया गया है। क्षेत्राधिकारी सदर ने कहा कि इस बात की भी जांच की जा रही है कि ये मुस्लिम फकीर कौन थे और गांव में क्यों गए थे। जहां बीजेपी शासित राज्य धर्मांतरण विरोधी कानून लाने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं, वहीं बिहार में बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चला रहे नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार में धर्मांतरण विरोधी कानून की कोई जरूरत नहीं। नीतीश से जब पत्रकार ने इसको लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि बिहार में सौहार्द और शांति है, ऐसे में धर्मांतरण विरोधी कानून की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि बिहार में सभी धर्मों और समुदाय के लोग शांति से रहते हैं, ऐसे में इस कानून की कोई ज़रूरत नहीं। बता दें, इससे पहले सरकार में सहयोगी बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह ने धर्मांतरण विरोधी कड़े कानून की मांग उठाई थी, तो कई बीजेपी नेता भी हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल की तरह इस कानून को बनाने की मांग कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के 3 महीने के अंदर ही सपा गठबंधन में लगातार खटपट की आहट सुनाई दे रही है। महान दल के बाद ओम प्रकाश राजभर की अगुवाई वाली सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने नाराजगी भरे तेवर दिखाए हैं। सो भाजपा की नाराजगी विधान परिषद और राज्यसभा चुनाव में टिकट वितरण को लेकर सामने आई है। बता दें कि बुधवार को ही गठबंधन के सहयोगी महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य भी विधान परिषद में टिकटों को लेकर नाराज थे और माना जा रहा है कि केशव देव मौर्य सपा गठबंधन से किनारा कर रहे हैं। सो भाजपा के प्रवक्ता पीयूष मिश्रा ने ट्वीट कर कहा कि एक सहयोगी दल 38 सीट लड़कर 8 सीट जीता और उन्हें राज्यसभा दी गई। इस पर भाजपा को कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन हम 16 सीट लड़कर 6 सीटें जीते हैं, तो हमारी उपेक्षा क्यों की जा रही। पीयूष मिश्रा का सीधा निशाना राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख जयंत चौधरी पर था। अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी को राज्यसभा चुनाव में सपा गठबंधन का उम्मीदवार बनाया था और वो निर्विरोध निर्वाचित भी हो चुके हैं। हालांकि भाजपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि वो सपा गठबंधन के साथ हैं और न सिर्फ एमएलसी के चुनाव में बल्कि आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में भी उनकी पार्टी सपा के साथ है। दिल्ली पुलिस ने बुधवार शाम को कहा कि गायक और कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला की हत्या का मास्टरमाइंड गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई है। लॉरेंस इस वक्त तिहाड़ जेल में बंद है। हालांकि पहले ये खबर आई थी कि लॉरेंस बिश्नोई से जब दिल्ली पुलिस ने तिहाड़ जेल में पूछताछ की थी तो उसने यही कहा था कि उसका इस मर्डर में हाथ नहीं है। इसी दौरान गोल्डी बराड़ नामक गैंगस्टर ने इस हत्या की जिम्मेदारी ले ली थी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।